Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज्यादा फ्रूटफुल बनाइए। लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज इवन इफ द बिजनेस इनकर्स लॉस। यस, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लॉस और प्रॉफिट सिनेरियो की कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू अंडर एसएलएम। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें तो कॉस्ट में से पहले रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं और फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन रेट रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो हर साल डिक्रीज करती रहेगी। ठीक है, इनिशियल बर्डन डेप्रिसिएशन का ज्यादा होता है और लेटर ईयर्स में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में डेप्रिसिएशन का बर्डन जो है वो कम होता जाता है। अंडर एसएलएम बुक वैल्यू रिड्यूसेस एट डिक्रीजिंग रेट। एसएलएम मेथड में बुक वैल्यू डिक्रीजिंग रेट पर रिड्यूस हो रही है। नो, बुक वैल्यू कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज हो रही है। क्यों? बिकॉज कांस्टेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो सेम ही लेवल से जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, बिकॉज ये कांस्टेंट रेट पर रिड्यूस करती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पहले समझते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब वो अमाउंट जो कि आप कैश में पे करते हो या फिर आप कुछ टाइम बाद पे करने का एक प्रॉमिस करते हो। उधार पर आप किसी गुड्स को या किसी सर्विस को जब प्रोक्योर करते हो, परचेज करते हो, उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एक्सपेंडिचर को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी इनकर की जाती है, कैश की रेफरेंस जो है वो नहीं ली जाती, जैसा कि हमने अक्रूवल कंसेप्ट में पढ़ा था, है ना। अक्रूवल कंसेप्ट में पढ़ा था हमने कि इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को तभी रिकॉर्ड करो जब वो हुए हैं, नॉट व्हेन एक्चुअल कैश फॉर देम इज पेड और रिसीव्ड फ्रॉम देम और नॉट। तो एक्सपेंडिचर को कब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं? जब लायबिलिटी इनकर हो रही है। क्लियर? एक्सपेंडिचर्स फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीदी 5 लाख की, तो 5 लाख की जो मशीनरी खरीदी दैट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर अस। एक्सपेंडिचर्स किस तरीके से क्लासिफाई हो रहे हैं उन्हें हम आगे समझते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर, कि एक्सपेंडिचर किस फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है। ठीक है, हम ध्यान देंगे एक्सपेंडिचर किस फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है। अगर मेरा एक्सपेंडिचर रेकरिंग यानी कि रेगुलर नेचर का है तो वो एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बट अगर मेरा एक्सपेंडिचर रेगुलर नेचर का नहीं है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, देन इट वुड बी कंसीडर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी। क्लियर? सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारे पास रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। अगर मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिसकी वजह से मुझे करंट ईयर में इनकम जनरेट होगी, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से करंट ईयर में इनकम जनरेट होगी तो रेवेन्यू, लेकिन अगर इनकम 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रिसीव होगी देन इट वुड बी कैपिटल। 1 साल तक लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर तो रेवेन्यू, और अगर मोर देन 1 ईयर तो इट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? देन बेनिफिट आपको रिसीव होना। अगर बेनिफिट शॉर्ट ड्यूरेशन का है अगेन तो रेवेन्यू, अगर बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन का है, अगर एक्सपेंडिचर से ऐसा बेनिफिट हो रहा है जो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है या लॉन्ग ड्यूरेशन का बेनिफिट है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कंसीडर होगा। ध्यान रखेंगे, रेगुलर है तो रेवेन्यू, नॉन रेगुलर है तो कैपिटल,
करंट ईयर में बेनिफिट है रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट है तो कैपिटल, अगर बेनिफिट शॉर्ट ड्यूरेशन का है रेवेन्यू, लेकिन अगर बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन का है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है बिजनेस की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वही एक्सपेंडिचर्स जो कि किसी भी हम फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में खर्च कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने में खर्च कर रहे हैं, इम्प्रूव करने में खर्च कर रहे हैं, सो दैट उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, तो वो मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे जो कि किसी भी फिक्स्ड एसेट को क्रिएट करने में, उसकी वैल्यू को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम कहाँ शो करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम शो करते हैं अंडर द बैलेंस शीट। क्लियर? उसके अलावा पेटेंट्स पे खर्चा हो रहा है, इक्विपमेंट पे खर्चा हो रहा है, हार्डवेयर खरीदा जा रहा है, ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, सभी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। फिर बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में फर्दर इनिशियल कॉस्ट कौन सी होती हैं, जैसे परचेज प्राइस, टैक्स ड्यूटीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और आपकी जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगी। मान लीजिए मैंने एक मशीनरी खरीदी अपने बिजनेस के लिए, मशीनरी 10 लाख रुपए की मैंने एक मशीनरी खरीदी, और उस मशीनरी को मेरे जो मेरी फैक्ट्री है वहां तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी कुछ 20,000 रुपए की, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा लगा कुछ 30,000 रुपए का, तो मैं अपनी बिजनेस में इस मशीनरी को 10,50,000 रुपए पे एज एन एसेट शो करूंगी, बिकॉज ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, या जो भी मैंने टैक्सेस ड्यूटीज पे की है, ये सभी उस एसेट को अर्निंग कैपेसिटी, उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चे किए गए हैं, तो इसलिए ये भी उसके कैपिटल कॉस्ट में ही इंक्लूड किए जाएंगे। क्लियर? अगर मैं फर्दर एसेट को बाद में, कभी मेरी एसेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं उस एसेट को रिपेयर करने पे कोई खर्चा कर रही हूँ, तो वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं है। बट हाँ, अगर रिपेयर कोई ऐसी है जिसकी वजह से मेरी मशीनरी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, तो फिर से अगेन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? तो टेंजिबल एसेट से रिलेटेड जो हमारा एएस है, एएस 16 है, वेयर एज इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड जो हमारा एएस है दैट इज एएस नंबर 38। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर नहीं होंगी, जैसे कि डे टू डे अगर एसेट की सर्विसेज कराई जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कोई नई फैसिलिटी, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस लॉन्च करनी है तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आपने अपने बिजनेस को रीलोकेट, रीऑर्गेनाइज करना है, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर कोई सेलिंग, एडमिन, ट्रेनिंग कॉस्ट हो रही है, जनरल ओवरहेड, जनरल खर्चे हो रहे हैं, जनरल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। नाउ विल टॉक अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं, बिजनेस की डे टू डे रनिंग के लिए किए जा रहे हैं, जिनका बेनिफिट 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए रिसीव होगा, जिनका बेनिफिट शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, वो सभी एक्सपेंडिचर्स क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जैसे रेंट पे किया, जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग पे खर्चा, शिपमेंट का खर्चा, कुरियर का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सभी खर्चे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से ना तो एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है, ना ही कोई एसेट क्रिएट होती है। बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, हमेशा कहाँ पर चार्ज किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ चार्ज किए जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे? बिजनेस की बैलेंस शीट में। क्लियर? तो कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे जिनका खर्चा यूजुअली बड़ा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कम अमाउंट का खर्चा होता है, रिलेटिवली लेसर अमाउंट। वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं, वेराज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो आपकी डे टू डे रनिंग के लिए, ऑपरेशंस को रेगुलराइज करने के लिए, ऑपरेशंस को रेगुलर बेसिस पर चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। बेनिफिट अगेन दोबारा बात कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, नॉन रेगुलर नेचर के हैं, वेराज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो रूटीन रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस शीट में शो करेंगे और वहीं पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए अभी ये कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो है तो रेवेन्यू नेचर के, दीज एक्सपेंडिचर्स आर रेवेन्यू इन नेचर बट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब अगर रेवेन्यू है नेचर में तो रेवेन्यू की कैटेगरी में आने चाहिए थे, बट बेनिफिट एक साल से ज्यादा है तो कैपिटल की कैटेगरी में आने चाहिए थे। अब दोनों ही एलिमेंट्स जब मिक्स हो गए हैं तो इसलिए इन एक्सपेंडिचर्स को हमने एक नई कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। दैट कैटेगरी इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब ये एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जिनका नेचर तो रेवेन्यू है बट बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग ड्यूरेशन बेनिफिट है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे आपकी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर करती है ना, तो एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो मोर देन अ ईयर उन्हें रिसीव होता है, हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसलिए बट वैसे एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू नेचर की है, तो इसलिए इसको हम कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, इसको हम इंक्लूड करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। अब देखिए जैसे एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत बड़ा है। मान लीजिए एक बिजनेस ने 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए खर्च किए एडवर्टीजमेंट पे और इसका बेनिफिट उस बिजनेस ने असेस किया कि उसे 3 साल तक मिलेगा, तो अगर बिजनेस 6 लाख को एक ही साथ एक ही ईयर में एज एन एक्सपेंडिचर शो करेगा तो उसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, इसका बेनिफिट अगर 3 ईयर्स में रिसीव होने वाला है तो इसको 3 ईयर्स में इसकी कॉस्ट को भी डिवाइड कर देते हैं, यानी कितनी आ जाएगी, 2 लाख आ जाएगी। तो फर्स्ट ईयर 2 लाख चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, रिमेनिंग 4 लाख चला जाएगा बैलेंस शीट में। सेकेंड ईयर फिर से 2 लाख रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, 2 बैलेंस शीट में रह जाएगा, और लास्ट ईयर 2 लाख भी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो तीनों ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को। तो इसका नेचर याद रखेंगे कि इसका नेचर रेवेन्यू है, कैपिटल नेचर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए है। जो डेफर्ड पीरियड है वो एसेट की तरह शो किया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया है डेफर्ड पीरियड है, जो 4 लाख रुपीज़ हमने बैलेंस शीट में शो करे और हर साल कुछ अमाउंट को राइट ऑफ कर कर प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं रिसीट्स की। जिस तरीके से एक्सपेंडिचर्स थे वैसे ही रिसीट्स हैं। एक्सपेंडिचर में आप खर्चा कर रहे थे, रिसीट्स में आपके पास पैसा आ रहा है। अगेन बेनिफिट एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपके पास कोई रिसीट आई है, कोई बहुत बड़ा हैवी अमाउंट आपके पास आया है, नॉन रेगुलर नेचर की आपके पास कोई रिसीट है तो वो कैपिटल होगी, रेगुलर नेचर की है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट होगी। एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैपिटल रिसीट में अगर आपने इक्विटी शेयर्स इशू किया या बॉन्ड इशू किया उससे आपको जो पैसा रिसीव हुआ, आपने फिक्स्ड एसेट को सेल किया या डिस्पोज ऑफ किया उससे पैसा रिसीव हुआ, रूटीन नेचर का एक जो है टास्क नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कैपिटल रिसीट्स को शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट बैलेंस शीट में नोट करते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर रिसीट के ऊपर अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, मान लीजिए मैंने अपनी कोई एसेट सेल करी और उस एसेट को सेल करने पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो सेल वैल्यू चली जाएगी बैलेंस शीट में, वेयर एज जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। रेवेन्यू रिसीट में डे टू डे ऑपरेशन से जो आपको पैसा रिसीव हो रहा है वो रेवेन्यू रिसीट है। जैसे सेल से पैसा रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, सब रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है और इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करते हो। तो आज के कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर नवंबर 2024। अ कंपनी परचेज सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग वर्थ रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपीज का एक सॉफ्टवेयर खरीदा कंपनी ने, तो इसको कहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, एसेट्स में ऐड करोगे या कहीं पर भी नहीं? तो इसको आप एसेट्स में ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर परचेज करना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अस। आपने एक एसेट एक्वायर करी है ना, तो कैपिटल एसेट है इसलिए इसको एसेट्स में शो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैच करना है। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ अ प्लांट, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन, इंक्रीजिंग कैपेसिटी, रूटीन रिपेयर्स ऑफ मशीन। इसको P&L में चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ प्लांट जो है वो तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह हम पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करते हैं अपनी एसेट को फिट टू यूज़ बनाने के लिए, वो सब उस एसेट की ही कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। अकाउंटेंट की सैलरी जो है
वो हमारे लिए एक तरीके से एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रूटीन रिपेयर ऑफ मशीन जो है दैट इज चार्ज टू P&L, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन इंक्रीजिंग कैपेसिटी, तो ये मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रूटीन रिपेयर्स ऑफ मशीन P&L में चला जाएगा और सैलरी टू अकाउंटेंट रेवेन्यू में आ जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, जहां पर हमारे पास इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं वो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएंगे, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन अर्निंग कैपेसिटी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और रूटीन रिपेयर ऑफ मशीन जो है वो P&L में चार्ज कर दिया जाएगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इस क्वेश्चन को एनालाइज कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएंगे। फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन EduTap ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर। वहां पर आप टाइप करेंगे edutap.co.in, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जैब के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, मास्टर कोर्स, जिसमें आप खुद को एनरोल कर लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं अपने सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करनी है तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को फास्ट पेस्ट कर सकते हैं विद आवर लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड वेरी सून, जहां पर आप अपनी 60 कंसेप्ट क्लासेस में अपनी फैकल्टी के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लाइव क्रैश कोर्स में आपको वीकली बेसिस पर मेंटर टॉक का ऑप्शन भी मिलता है, जहां पर आप अपने टीचर्स के साथ अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव क्रैश कोर्स में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है तो आप उसके लिए हमारे मास्टर कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्सेज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। whenever you buy these courses, don't forget to apply the prevalent discount coupon at that time so that आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। आज के सेशन में हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में समझा। आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, डू आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर एनी अदर डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन इवन कॉल अस और ईमेल अस at hello@edutap.co.in। मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो के सेशन में। पढ़ाई जहां रुकती नहीं, साथ चलती है।